बाहर अंधेरा घिर चुका था और घर की बत्तियां बुझी हुई थीं। ऐसा पहली बार नहीं था, लेकिन आज की खामोशी कुछ अलग थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, फर्श पर खून के धब्बे दिखे। सीमा, उसने धीमे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक बेडरूम से दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी उसकी साली प्रीति। खून से सनी साड़ी, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई और आंखें इतनी डरी हुई कि कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दीदी को मैंने नहीं मारा, प्रीति की आवाज कांप रही थी। पर मैंने सब देखा है। शिवम को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने दौड़कर बेडरूम के भीतर झांका। सीमा, उसकी पत्नी, बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। सिर पर गहरी चोट और चारों ओर खून फैला था। प्रीति, क्या हुआ यहां? शिवम ने घबराते हुए पूछा। वो आए थे, 2 लोग नकाब पहने, प्रीति बोली, लेकिन फिर चुप हो गई। शिवम ने पुलिस को नहीं बुलाया, कुछ तो गड़बड़ थी। प्रीति के हाथ में एक लॉकेट था, सीमा का नहीं, किसी आदमी का, और उसकी उंगलियों पर खरोंच के निशान। दूसरा दिन सीमा को अस्पताल ले जाया गया। वो कोमा में थी पर जिंदा। डॉक्टरों ने कहा चोट गहरी है, लेकिन बचने की उम्मीद है। प्रीति अब भी खामोश थी। उसने बस यही दोहराया कि वो किसी को पहचान नहीं पाई, लेकिन सीबीसी फुटेज में किसी के आने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। शिवम ने धीरे धीरे प्रीति से सवाल पूछने शुरू किए। तुम वहां क्या कर रही थी? प्रीति की आंखें झुक गईं। दीदी ने मुझे बुलाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी पर शक था, शायद आप पर। शिवम को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। मुझ पर? प्रीति ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। वो कहती थी कि आप किसी और से मिल रहे हैं। शिवम सन्न रह गया। फ्लैशबैक 3 महीने पहले की बात थी, जब प्रीति दिल्ली से पढ़ाई छोड़कर उनके साथ रहने आई थी। पहले तो सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे सीमा का बर्ताव बदलने लगा। वो चुप रहने लगी, सवाल करने लगी और कभी कभी देर रात रोती भी थी। एक रात प्रीति ने सीमा को किसी से फोन पर झगड़ते सुना था। अगर तुम फिर प्रीति से बात करने की कोशिश करोगे तो मैं सबको बता दूंगी। उसके बाद सीमा का फोन गायब हो गया और प्रीति को कमरे से निकलने पर रोक लगा दी गई। वर्तमान शिवम अब उलझ चुका था। क्या सीमा को किसी और ने धमकी दी थी या वो खुद कुछ छुपा रही थी? शिवम ने प्रीति से अकेले में पूछा, तुम सच में बताना चाहती हो कि क्या हुआ? प्रीति ने गहरी सांस ली। मैं दीदी के कमरे में गई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने मुझे वो लॉकेट दिया और कहा कि इसे छुपा लो। और फिर दरवाजा खुला, 2 लोग घुसे और फिर दीदी को धक्का दिया गया। तुमने चेहरा देखा? नहीं, सिर्फ आवाज सुनी थी। उनमें से एक ने कहा, अब बहुत हो गया, और फिर वार किया। शिवम ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बिना किसी सबूत के केस सस्पेंस में लटक गया। तीसरा दिन शिवम ने लॉकेट को खोलकर देखा। अंदर एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर लिखा था, अगर मैं कुछ कर बैठूं तो प्रीति को बचा लेना, उसका कोई दोष नहीं है। अब यह साफ हो गया था कि सीमा जानती थी कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ ब्लैकमेलिंग थी या कुछ और? शंका की परछाइयां शिवम ने प्रीति के व्यवहार पर गौर किया। वो अब ज्यादा शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो पहले था। एक दिन शिवम ने उसे कमरे में अकेले देखा। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने चाहा था। बस सीमा को होश नहीं आना चाहिए। शिवम का खून खौल गया। उसने दरवाजा खोला। किससे बात कर रही थी तुम? प्रीति चौंकी, लेकिन जल्दी से बोली, मां से। वो परेशान है। शिवम ने फोन छीना। फोन बंद था। कॉल हिस्ट्री में कुछ नहीं। रहस्य गहराता गया। सीमा अब धीरे धीरे होश में आने लगी थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बार बार प्रीति की तरफ देखती थीं, डर और नफरत से भरी हुई। शिवम ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, क्या हम किसी तरह उसके इशारों से बात कर सकते हैं? डॉक्टर ने सहमति दी। जब शिवम ने पूछा, क्या तुम्हें प्रीति पर शक है? सीमा ने हल्का सा सिर हिलाया, हां की तरफ। अब पूरा मामला पलट गया था। सीमा के इशारे से शिवम अब लगभग निश्चित हो चुका था। प्रतीत होती मासूम साली प्रीति के पीछे कोई भयानक सच्चाई छुपी थी। उस रात शिवम ने अपने मोबाइल में कमरे का एक सीक्रेट कैमरा एक्टिव कर दिया। अब वो प्रीति पर सीधा शक नहीं कर सकता था, लेकिन सबूत इकट्ठा किए बिना
वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगली सुबह प्रीति ने ब्रेकफास्ट पर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी की तबीयत कुछ बेहतर है, क्या मैं जाकर उन्हें देख लूं? शिवम ने सिर हिलाया। जरूर, वो भी तुम्हें देखना चाहेंगी। प्रीति ने सिर झुकाया, लेकिन जाते जाते कमरे के दरवाजे के पास ठिठकी और धीरे से फुसफुसाई, लेकिन अब उन्हें ज्यादा देर होश में नहीं रहना चाहिए। शिवम का दिल बैठ गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग उस शाम को जब शिवम ने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें साफ दिखा प्रीति सीमा के कमरे में गई थी, दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर धीरे से सीमा के कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन चेहरे के हाव भाव डरावने थे। अगर तूने कुछ भी कहा तो तेरे बेटे का स्कूल वाला वीडियो सबके पास भेज दूंगी। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अब शक नहीं, यकीन हो चुका था। शिवम को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। क्या पुलिस को ले जाए? क्या सीमा की तबीयत और बिगड़ जाएगी? और बेटे का वीडियो? कैसा वीडियो? वो पूरी रात सो नहीं पाया। एक नया किरदार अगले दिन एक अजनबी मिलने आया। नाम था रवि। उसने खुद को प्रीति जेल में थी, गौरव भी हिरासत में था, लेकिन जिंदगी फिर भी सामान्य नहीं हो पा रही थी। सीमा के चेहरे पर अब भी डर की हल्की सी परछाई थी। शिवम हर पल उसके साथ रहता, लेकिन एक रात सीमा ने कहा, शिवम, मुझे लगता है यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शिवम चौंका। मतलब? गौरव और प्रीति के अलावा भी कोई है? कोई जो इन सब के पीछे है, कोई जो हमारे घर के बहुत करीब है। शिवम को याद आया, प्रीति अक्सर किसी तीसरे शख्स से फोन पर बात करती थी, एक ऐसे नंबर से जो अब भी ट्रेस नहीं हुआ था। इसी बीच एक नया मोड़ आया। एक रात पुलिस स्टेशन में एक अजनबी आदमी ने गौरव से मिलने की दरख्वास्त की। वो कोई वकील नहीं था। मुलाकात के बाद गौरव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले दिन गौरव जेल से फरार हो गया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। शिवम को तुरंत प्रोटेक्शन दी गई, लेकिन सीमा के शक अब और गहरे हो चले थे। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि गौरव अभी भी हमारे बहुत करीब है। तभी शिवम के मोबाइल पर एक वीडियो आया। प्रीति जेल की एक अंधेरी कोठरी में बैठी थी और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। काम अधूरा है प्रीति, शिवम और सीमा को जिंदा नहीं छोड़ सकते। प्रीति ने पूछा, लेकिन अब क्या करें? वो आवाज बोली, अब अगला हमला होगा उनके बेटे पर। शिवम का खून सूख गया। बेटे की तलाश शिवम और सीमा दौड़कर स्कूल पहुंचे, लेकिन बेटा गायब था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला एक नकाब पोश आदमी उसे लेकर गया था, स्कूल की यूनिफॉर्म में, लेकिन उसकी चाल गौरव जैसी थी। अब शिवम और सीमा टूटने लगे थे। तभी सीमा को याद आया, एक दिन जब वो अस्पताल में भर्ती थी, एक नर्स बार बार उसके कमरे में आती थी और कुछ सवाल करती थी जो इलाज से जुड़े नहीं थे। उन्होंने अस्पताल की लिस्ट देखी। उस दिन कोई अलका नाम की नर्स ड्यूटी पर थी ही नहीं। शक गहराने लगा। शिवम ने पुलिस के साथ मिलकर गौरव के पुराने नेटवर्क की छानबीन शुरू की और वहां उन्हें एक नाम मिला, डॉ संध्या। गौरव की मानसिक इलाज की डॉक्टर, लेकिन असल में वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी जो हाई प्रोफाइल केस में अपराधियों को गाइड करती थी कि कैसे पकड़े बिना प्लान को अंजाम दिया जाए। अब असली मास्टरमाइंड सामने था, डॉ संध्या। उसका मकसद क्या था? क्यों प्रीति और गौरव को उकसाया? और वो बच्चा अब कहां है? गौरव जेल से भाग चुका था, बेटे का अपहरण हो चुका था, और अब एक नया नाम सामने आया, डॉक्टर संध्या, जो सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट नहीं, एक शातिर खेल की निर्देशक थी। शिवम को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इंस्पेक्टर अरुण ने कहा, हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। संध्या, प्रीति और गौरव की मीटिंग्स पिछले 4 सालों से चल रही थी। ये सब एक प्लान का हिस्सा था। शिवम का सिर चकरा गया। 4 साल से? लेकिन ये तो हमारी शादी के 1 साल बाद से ही शुरू हो गया होगा। सीमा की यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया, प्रीति जब पहली बार उनके साथ रहने आई थी, उसने कहा था कि उसे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। तभी पहली बार नाम आया था, डॉ संध्या। सीमा ने कभी सोचा नहीं कि ये नाम उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। डॉ संध्या का मकसद क्या था? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि संध्या एक मानसिक रूप से बीमार बच्चों के रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाती थी, सिर्फ दिखावे के लिए। असल में वो ऐसे युवा लोगों को ढूंढती थी जो दुख, असंतोष या लालच के शिकार हों, और फिर उन्हें ट्रेन करती थी अपराध में।
भावनात्मक रूप से कंट्रोल करके। प्रीति उसमें उसका सबसे सफल प्रोजेक्ट थी और गौरव एक प्रोफेशनल हैकर जिसने जेल से भागने तक की पूरी योजना पहले से बनाई थी। बच्चे की तलाश शिवम और सीमा का बेटा कृष अब संध्या की गिरफ्त में था। पुलिस ने उसका फोन टैप किया और जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर एक वीरान फार्म हाउस। शिवम ने एक फैसला लिया, पुलिस से पहले वो खुद वहां जाएगा। इंस्पेक्टर अरुण ने मना किया, ये बहुत रिस्की है, हम ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। लेकिन शिवम का जवाब साफ था, अगर मेरा बच्चा आज मरा तो मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फार्म हाउस की रात अंधेरे में शिवम अपनी बाइक से फार्म हाउस पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। गेट पर एक गार्ड था, लेकिन शिवम ने उसका ध्यान भटकाकर चुपचाप दीवार फांदी। अंदर एक कमरा था जहां उसका बेटा बैठा हुआ था, बुरी तरह डरा हुआ। तभी पीछे से किसी ने कहा, बहुत बहादुरी है तुम्हारी, लेकिन यह बहादुरी हमेशा जान नहीं बचाती। वो थी डॉ संध्या। लंबे सफेद बाल, मोटा चश्मा और हाथ में एक पेन के जैसी इंजेक्शन बंदूक। तुम्हारी पत्नी और साली दोनों मेरी रिसर्च का हिस्सा थीं। एक प्यार करती थी, एक नफरत। पर तुमने नफरत से प्यार कर लिया और वही मेरी जीत थी। शिवम गुस्से से कांप गया। मुझे मेरा बेटा दे दो। तुम्हारा बेटा अब मेरा अगला सब्जेक्ट है। मैं देखना चाहती हूं कि बिना मां बाप के कैसे बड़ा होता है। लेकिन तभी एक जोर की आवाज हुई, हाथ ऊपर। पुलिस अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण और उनकी पूरी टीम। संध्या को पकड़ लिया गया। शिवम ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। आंखों से बहते आंसू सिर्फ डर नहीं, सुकून का भी इजहार कर रहे थे।